नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पूरे देश में कल रामनवमी का जश्न मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी जोरों पर है। वहीं रामनवमी को लेकर यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सिर्फ परंपरागत मार्गों से ही जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रशासन का साफ निर्देश है कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वक्फ बिल पास होने के बाद प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, मगर अब रामनवमी को देखते हुए सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वक्फ बिल का विरोध करना भारी पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन करने वाले 24 लोगों को नोटिस जारी किया गया है और 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया। इन सबके बीच सीएम योगी ने आज वक्फ बोर्ड के नाम पर हो रही लूट पर सख्ती से लगाम लगाने का ऐलान भी कर दिया। अब इस संपत्ति का इस्तेमाल स्कूल और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए किया जाएगा। इन जमीनों को वापस लिया जाएगा। अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल रामनवमी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। भव्य तैयारी की जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि ऐसे में अगर कुछ खुराफात मचाने की कोशिश करेंगे, हालांकि कोशिश तो हर बार होती है, लेकिन इस बार कोशिश है कि ऐसा नहीं हो, तो क्या लगता है कि इस बार किस तरीके से उनका इलाज होगा? देखिए, इलाज तो हमेशा होता है। ये हाई अलर्ट रामनवमी पर हर जगह है। हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है और बगल में पश्चिम बंगाल में भी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में भी है और गैर भाजपा शासित प्रदेश में भी है। हाई अलर्ट सब जगह है, लेकिन हाई अलर्ट के तरीके अलग हैं। ये किसकी सुरक्षा दे रहे हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और यहाँ जो हाई अलर्ट घोषित किया गया, पुलिस को जो बताया गया है, वो सुरक्षा किया जाना है शोभा यात्रा निकालने वाले राम भक्तों की। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। रूट तय है, उस रूट से जाएंगे और ये परंपरागत रूट की जो बात की जा रही है, ये परंपरागत रूट यही है जिसको अखिलेश यादव डाइवर्ट कर दिया करते थे। ये वो रूट नहीं है जो डाइवर्ट करने के बाद बनी है। ये बराबर ये जितने भी गैर भाजपा शासित प्रदेश रहे हैं, उन जगहों पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उन्होंने एक तरीका डेवलप कर लिया था। वो तरीका गुजरात में भी था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गुजरात में भी यही होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ही ये बातें की थी कि देखो ये क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है। हर जगह पर यही स्थिति रही है कि सबसे पहले कोई शोभा यात्रा निकाली गई तो वहां पर हंगामा हो गया तो हंगामा जिसने किया, जिसने इनिशिएट किया, जिसने पत्थरबाजी की, उसको सजा देने के बदले हिंदुओं को सजा दी जाती थी। कैसे? हिंदुओं को सजा देने का आधार है कि जहां पर ये हंगामा हुआ उस इलाकों को संवेदनशील इलाका घोषित कर दो, वहां पर कर्फ्यू लगा दो और फिर अगली बार उस संवेदनशील इलाके के नाम पर वहां से रूट डाइवर्ट कर दो, यानी मुस्लिम मोहल्लों के आसपास से शोभा यात्रा नहीं जाएगी, वहां 144 लगा दो। कर्फ्यू जैसा माहौल होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ऐसे सीमित हो गया कि हिंदू शोभा यात्रा निकालना ही भूल गए। कई जगहों से शोभा यात्रा नहीं निकलती थी कि चलो भाई, हमारे पक्ष में सरकार नहीं है, हम जब वहां जाते हैं हंगामा होता है तो हमें ही गिरफ्तार किया जाता है। आगे से बैन ही लग गया, एक तरह से इनडायरेक्टली बैन ही लगाया गया था। अब स्थितियां बदली है तो जो परंपरागत रूट है उस पर इतनी निगरानी करने की जरूरत क्यों पड़ी? निगरानी इसलिए करनी पड़ रही है कि इन रूट्स पर कई जगह पर मस्जिद के पास से गुजरना पड़ता है। इन जगहों से कई जगह पर मुस्लिम मोहल्लों के आसपास से गुजरना पड़ता है। ये हर स्टेट में है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उस समय हंगामा हुआ था। यही शोभा यात्रा के समय, रामनवमी के समय जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हो गया और वहां के मुसलमानों का क्या कहना है, यहां से बार बार शोभा यात्रा निकल रही है, सड़क पर ही एक मस्जिद बनी हुई है। वहां पर हम लोग भी गए थे और सड़क पर जो मस्जिद बनी हुई है वहां से ये लोग पत्थर फेंक रहे थे। पूरा का पूरा मोहल्ला रोहिंग्या बांग्लादेशियों का है और वो उस क्षेत्र से गुजरने ही नहीं देना चाहते। एक तरफ सड़क के दूसरी तरफ पार्क है, उसको भी आधा कब्जा करके इन लोगों ने कबाड़ी की जगह बना ली और दूसरी तरफ मस्जिद है, मस्जिद को आसपास से किले बंद करके उसके ऊपर पत्थर पहले से रख दिया था। तो हर जगह यही स्थिति है कि उस रूट में
अगर कोई मस्जिद है तो वहां पर डीजे बजाना बंद कर दो, वहां पर जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था की है। अलर्ट पश्चिम बंगाल में भी है। वहां पर क्या है, पुलिस कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि देखो भाई यहां पर भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाना चाहती है। वहां हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है हिंदुओं को शोभा यात्रा के परमिशन लेने के लिए। हाईकोर्ट से अनुमति मिल रही कि नहीं भाई इन लोगों को परमिशन दी जानी चाहिए। कभी सुना गया ये कि किसी भी इलाके में मुहर्रम के जुलूस निकालने के लिए इन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा हो कि नहीं भाई हमें परमिशन नहीं दी जा रही है? ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान में जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रही पार्टियां हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को दबाते रहा गया। ये आज की बात नहीं है, शुरुआती के दौर से ही ऐसा रहा। जब 1947 में विभाजन हुआ उसी समय से यहाँ पर कुछ जो कांग्रेस के अंदर नेता थे उन्होंने सोच लिया, उसमें मौलाना आजाद भी थे, उनका चेहरा दिखा दिखा कर नहीं कांग्रेस में मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं कोई मतलब नहीं, वो क्यों यहां रहना चाहते हैं ये नहीं बताएंगे। झंडा बुलंद करेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक कि भाई पाकिस्तान ही बनना चाहिए, तो फिर बनना चाहिए था तो जाओ। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों के लिए हमेशा से चलती रही है। अब तक यूसीसी लागू नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस का मानना था, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक ये कहते थे जब अनुकूल स्थिति होगी तो। सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा जा रहा है भाई अब तो लागू कर दो, लेकिन अनुकूल स्थिति किसके लिए अनुकूल? यानी मुसलमान जब खुश हो जाएं और कहें कि नहीं यूसीसी लागू करना चाहिए तभी लागू होगा। आज मुसलमान नाराज तो हैं, यूसीसी लागू किया जा रहा है, उत्तराखंड में भी लागू हो गया, तो मुसलमान की नाराजगी का ये आधार तो नहीं है कि हम वो कानून ही नहीं लाएंगे जी। तो इसलिए अलर्ट हर जगह पर है, अलर्ट के तरीके अलग अलग हैं। अब रामनवमी के जुलूस में कहीं न कहीं परेशानियां तो होगी, ये तो तय है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है। इसके दिमाग में अभी भी खुराफात है और ये लगता है कि चलो 10 लोग 20 लोग 50 लोग पकड़े गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ के ऊपर जुर्माना लगाया गया, कुछ के घरों में बुलडोजर चलाए गए, फिर भी ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये तो कहते नहीं भाई कौम के लिए मजहब के लिए कुछ भी कर गुजरो। ये उन लोगों को मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि देखो भाई सबसे पहले कौन है, देश समाज राष्ट्र ये सब कुछ नहीं है, परिवार भी कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या है मजहब, उससे ऊपर कुछ नहीं है। परिवार को सेक्रीफाइस कर दो कोई दिक्कत नहीं, समाज को सेक्रीफाइस कर दो, राष्ट्र कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, मजहब है उसके लिए तुम कुछ कर सकते हो। तो जो ट्रेनिंग ही ये दी गई है तो उसके कानों में जैसे ही जय श्री राम के नारे जाते हैं दिमाग तक पहुंचता है और हाथ पत्थर लेकर उठ जाता है। तो फिर इनकी हरकतें तो यही रहेगी। हालांकि ठोक पीट कर कुछ सुधारा गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हंगामा नहीं होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में हंगामा होने की संभावना 90% है। वहां इन लोगों का मनोबल हाई है, मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हम कुछ भी कर दें ममता बनर्जी कुछ नहीं करेगी। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में यही हालत इन लोगों की है कि वहां पर छूट इन्हें मिली हुई है तो ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की तरह तरीके ढूंढना चाहते हैं। इसलिए हर जगह कहा जाता है कि विशेष समुदाय है, विशेष क्षेत्र बनाए हुए हैं। केरल में भी ये चर्चा चल रही है, तो हर जगह ये चर्चा चल रही है कि इन विशेष लोगों को विशेष क्षेत्र में जो बसकर पूरे किलेबंदी कर लिए हैं उन किलों से बाहर निकालो और इनको अलग अलग जगहों पर रखो। चीन की पॉलिसी बहुत अच्छी रही इस मामले में, भारत का दुश्मन देश है लेकिन फिर भी उसकी इस पॉलिसी की सराहना की जानी चाहिए। जब जिनजियांग प्रांत में ये इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चलाया तो उन्होंने एक ही काम किया कि जिनजियांग में जिन जगहों पर मुसलमान कंसंट्रेटेड थे, केंद्रित थे, वहां से उठा कर दूसरे प्रांतों में ले गए और वहां पर दूसरे लोगों को लाकर बसाया। पूरे पॉपुलेशन का मिक्सअप हो गया और उसके कारण फिर ये अलग अलग जगहों पर गए तो इकट्ठा हो ही नहीं पाया। जब इकट्ठा नहीं होगा ताकतवर नहीं बनेगा और ताकतवर महसूस नहीं करेगा तो पत्थरबाजी नहीं करेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश हो या पूरे हिंदुस्तान की बात है, अगर इन लोगों को इकट्ठा होने के लिए इजाजत दी जाएगी, अगर अपने आप को
ये एक जगह केंद्रित रखेंगे तो फिर से वही स्थिति होगी कितने पाकिस्तान वाली कि हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जो मोहल्ले हैं उसमें व्यवस्थाएं हिंदुस्तान की चलती है या इनकी अपनी चलती है। इसलिए इन चीजों पर एक्शन लगातार होते जा रहा है और होना ही चाहिए। जी सर, वक्फ बिल को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन जारी है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासकर अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पे 24 लोगों के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है, 2-2 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है और उनको नोटिस भी जारी की गई है। तो किस तरीके का मैसेज जा रहा है? देखिए, अभी 24 लोग हैं, ये 24,000 होंगे। जैसे सीए के खिलाफ प्रदर्शन में भी सैकड़ों लोगों को जुर्माना भरने के लिए नोटिस भेजा गया था। ये पहले अभी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये फिर अपने अपने मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यही लोग जो लखनऊ में जब जुर्माना ठोका गया जो सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए, तो ये हाई कोर्ट गए थे सीए के समय में। अब फिर से अगर प्रदर्शन करता है, जुर्माना तो लगना है, क्योंकि आपको पीसफुल प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की छूट दी जाती है। आपको इस बात की छूट नहीं है कि आप जहां जाओ हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनी प्रदर्शित करो। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से है। हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप सीरिया में नहीं रह रहे हो कि आपको अपना गुस्सा दिखाना है तो AK-47 लेकर चल दो, तलवार लेकर चल दो, वहां टैंक लेकर चल दो, मोहल्ले के मोहल्ले खत्म कर दो। इसलिए हिंदुस्तान के आधार पर, यहाँ की व्यवस्थाओं के आधार पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, यानी कि प्रेशर ग्रुप की तरह, जो डेमोक्रेसी में दबाव समूह होता है कि हम दबाव डाल रहे हैं, हमारे पक्ष में अगर काम करोगे तो हम वोट देंगे, नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे, ये हमारी ताकत है। तो उस तरह से प्रेशर ग्रुप की तरह काम करोगे तब तो तुम्हें प्रदर्शन करने की छूट है। लेकिन अगर दंगाई बनोगे, जिहाद करने की कोशिश करोगे, तो फिर तुम्हारे साथ वही तरीके अपनाए जाएंगे। योगी ने साफ तौर पर कहा है कि भाई जैसा जो करेगा हम भी उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मंजूरी मिल गई है, राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। उसके बाद इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में 8.8 लाख जो प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, 2.8 लाख के करीब। अब वो प्रॉपर्टी में कई विवादित हैं और उसमें सबसे ज्यादा क्या है, कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, कुछ मस्जिदों की है और उसके बाद कुछ मकान और दुकान भी है। तो ये जो डिवाइड किया गया है अलग अलग प्रॉपर्टी की लिस्ट, तो योगी आदित्यनाथ के पास ये रिकॉर्ड है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किन जगहों पर इस्तेमाल हो रही है निजी हितों में, जिसको सार्वजनिक करना है, कौन कौन सी जगह पर इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया है। तो उन सारे कब्जे को छुड़ाने की बात की जा रही है। अब जैसे ही इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद अलग अलग स्टेट में जो स्टेट वक्फ बोर्ड है वो एक्शन मोड में आएगी और जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन करते रह जाएंगे। धीरे धीरे वक्फ बोर्ड की संपत्ति की संख्या 8.8 लाख जो है पूरे देश में, वो घटते घटते कहीं 80,000 न रह जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ यूपी में रामनवमी को लेकर भव्य तैयारी की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर इस मौके पर किसी ने दंगा भड़काने की कोशिश की तो पुलिस ऐसा सबक सिखाएगी जिससे इनकी रूह कांप जाए। तो दूसरी तरफ वक्फ संपत्ति को लेकर सीएम योगी ने ऐसा ऐलान किया है कि मौलानाओं की हालत अब खराब होती जा रही है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।